आज की कहानी एक बहुत ही खौफनाक और अत्यधिक परेशान करने वाली एक कैंपिंग के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि हम उस कहानी में शामिल हों, अगर आपको ऐसे अजीब अंधेरे और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अब और बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। 6 मई 2008 की दोपहर को एक 54 वर्षीय व्यक्ति रिकी विलियम्स पश्चिम वर्जीनिया के एक नदी तट पर खड़ा था, ये उम्मीद से कि थोड़ा भाग्यशाली हो और कुछ मछलियां पकड़ ले। लेकिन 30 मिनट तक खड़ा रहने के बाद भी रिकी को कोई सफलता प्राप्त नहीं होता। आमतौर पर रिकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनको घंटों घंटों तक बैठकर मछली पकड़ना अच्छा लगता था। लेकिन आज वह और उनका कुत्ता जो उनके साथ थे, दोनों को वास्तव में बहुत भूख लगी थी, क्योंकि वे दोनों जंगलों में अब कई हफ्तों से कैंपिंग में थे और उनका संग्रहित भोजन कम हो रही थी। इसीलिए अगर उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी, आज तो खाना नहीं खा सकते हैं। वैसे जहां पर रिकी मछली पकड़ रहे थे, वह जगह अपने धूमिल नाम के बावजूद वास्तव में एक सुंदर जगह था, जो एक माउंटेन के ऊपर एपलेचियन ट्रेल नामक जगह में था। एपलाचियन ट्रेल एक बहुत ही फेमस 2200 मीटर लंबा रास्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ है। और ये रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि लोगों के लिए यह एक विशेष कोड है, जिसका मतलब है कि जो भी उधर हाइकिंग के लिए जाते हैं, अगर उनका सामना किसी दूसरे हाइकर से होता है तो उनकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। सिमिलरली आपका मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। तो रिकी को पता था एपलाचियन ट्रेल पर यह कोड के बारे में, और वह गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा था कि अगर वो मछली पकड़ने में असफल रहे तो कोई हाइकर आके उनको देखे और खाने के लिए कुछ पूछे। लेकिन आधा घंटा और बीत गया और कोई हाइकर नहीं आया और अभी तक रिकी एक भी मछली पकड़ नहीं सका था। लेकिन फिर अचानक रिकी का डॉग, जो ठीक उसके बगल में बैठा था, भौंकने और एक तरह से इधर उधर घूमना शुरू हो गया, जैसे कि वो किसी शिकारी का आभास कर पा रहा था। और रिकी कोशिश कर रहा था अपने कुत्ते को शांत कराने की, लेकिन उसी समय उसने भी एक आवाज सुना, जैसे कि उसके ठीक पीछे जंगल से कोई उनके तरफ चल के आ रहा हो। यह आवाज सुन के एक तरफ रिकी बहुत उत्साहित था, क्योंकि उन्हें लगा शायद यह एक हाइकर है जो उसे कुछ खाना दे सकता है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें थोड़ा चिंता भी हो रहा था। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वास्तव में रिकी फिजिकली थोड़ा ओल्ड थे, तो एक तरह से वो थोड़ा कमजोर व्यक्ति थे, और ऊपर से पिछले कुछ हफ्तों से वो और उसका कुत्ता जंगल में थे कुछ सीमित खाने के साथ, तो इसीलिए वो और भी ज्यादा दुबला पतला और कमजोर दिख रहे थे। जिसका मतलब वो किसी भी तरह से किसी का खतरा नहीं बन सकता है, पर उन्हें जरूर खतरा रह सकता है। और इसका कारण पिछले कुछ दशकों में अपलाचियन ट्रेल में होने वाले कुछ मर्डर्स, जिसमें से एक मर्डर तो जहां पर रिकी मछली पकड़ रहे थे उसी के 2 मील से भी कम दूरी पर हुआ था। रिकी के उस दोहरे विचार का कारण रैंडल ली स्मिथ नाम के एक व्यक्ति था, जिसका नाम हर एक हाइकर ने सुना था, क्योंकि उसने एक बार 2 हाइकर्स को गोली मार दी थी। फिर से बता दूं, रिकी एक छोटे से कमजोर आदमी की तरह था, और रिकी इन हत्याओं से अच्छी तरह वाकिफ था, और वह इस तथ्य से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि अभी वह जहां पर हैं वो एक हत्या स्थल के बहुत करीब हैं। और इसलिए रिकी का दुविधा बढ़ने लगा जैसे जैसे वो फुटस्टेप्स की आवाज करीब आती गई। और फिर एक आदमी अराउंड 30 वर्ष का जंगल से बाहर आया और रिकी को देखा। एक पल के लिए दोनों आदमी बस एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर ये आदमी रिकी पर मुस्कुराया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और तुरंत रिकी को राहत महसूस हुई, क्योंकि वो इस आदमी को देखकर बता सकता था कि वो कोई खतरा नहीं था। आदमी ने खुद को स्कॉट जॉनसन के रूप में पेश किया, और उसने रिकी से कहा कि वो वास्तव में अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग पर आया हुआ था, और वे भी यहां मछली पकड़ने के लिए बाहर थे। ये सुन के रिकी ने तुरंत कहा कि ओह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या आपके पास मेरे लिए खाने के लिए कुछ है? और स्कॉट ने कहा बिल्कुल। उसने अपने बैग में देखा जो उसके पास था, और उसने कुछ एनर्जी बार और चिप्स का एक बैग निकाला, और उसने उन्हें रिकी की तरफ फेंक दिया। उसने रिकी को कुछ ताजा चारा भी दिया ताकि वो भी फिर से मछली पकड़ सके। और अगले कुछ घंटों के लिए स्कॉट और रिकी बस नदी के किनारे खड़े हो गए और एक साथ मछली पकड़ने लगे। और थोड़ी देर बाद मछली चारों में फंसना भी शुरू कर दिया। इसलिए वो दिन रिकी के लिए एक शानदार आउटिंग में बदल गया, और ये और भी बेहतर हो गया
क्योंकि जैसे ही वो लोग मछली पकड़ने का काम खत्म किया, स्कॉट ने रिकी से पूछा कि क्या वो उसके और उसके दोस्त के साथ रात के खाने के लिए शिविर स्थल पर वापस जाना चाहता है। और याद रखें कि रिकी के पास कोई भोजन नहीं था, इसलिए ये एक शानदार इनविटेशन था और उसने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से मैं आपके साथ शामिल होना पसंद करूंगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, इसलिए दोनों लोगों ने अपना सामान ठीक से पैक किया और फिर वो उस जंगल में वापस चलना शुरू कर दिया जहां से स्कॉट निकला था। और जैसे ही वो चल रहे थे, स्कॉट का मछली पकड़ने का खंबा एक पेड़ की निचली लटकती शाखा पर उलझ गया और वो उसे पेड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। और इसी बीच उसने रिकी को बिना वेट करे आगे बढ़ने के लिए कहा और उसको अपना कैंपसाइट का डायरेक्शन बता दिया। रिकी ने पूछा, क्या मैं सच में आगे बढ़ जाऊं? स्कॉट ने रिकी को फिर से जाने के लिए कहा, तो इस बार रिकी आगे बढ़ गए, स्कॉट को पीछे छोड़ के। कुछ देर चलने के बाद जब वो जंगल से बाहर आया तो सबसे पहले रिकी को स्कॉट का कैंपिंग एरिया दिखा और उधर तुरंत रिकी ने जो देखा वो था एक विशाल आदमी जो स्कॉट से दुगना आकार का था और रिकी के आकार का 4 गुना, जो कैंप फायर पर पीछे होकर झुक के बैठा था। ये बड़ा आदमी जो पॉसिबली स्कॉट का दोस्त था, उसने रिकी को आते हुए सुना। एक चीज याद रखिए, ये रात का समय है और वो एक सुनसान जगह में है और इसलिए ये आदमी वो अपना सिर घुमाता है और इस अजीब आदमी को बस वहां खड़ा देखता है और स्कॉट कहीं नहीं दिखता। तो इसलिए ये आदमी उधर रखे एक लकड़ी की टुकड़े को एक तरह से पकड़ता है और रिकी की तरह खतरनाक रूप से देखता है, जैसे कि वो कहना चाहते हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? और रिकी जो खुद शौक पे था और सोच रहा था कि ये आदमी कितना बड़ा है, उसने अपने हाथ ऊपर रख दिए और उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, पर स्कॉट ने मुझे यहां भेजा। मुझे नहीं पता कि क्या ये सही लोकेशन पॉइंट है कि नहीं। लेकिन उसी समय स्कॉट ने अपनी मछली पकड़ने की रेखा को खोलना समाप्त कर दिया था और वो पेड़ की रेखा से बाहर आ गया था और उसने रिकी को पीठ पर थपथपाया और उसने कहा, आप पहले से ही मेरे दोस्त शॉन से मिल चुके हैं। और उसने शॉन को लकड़ी फेंकने के लिए बोला। जैसे ही स्कॉट ने बोला, शॉन ने तुरंत ही लकड़ी फेंक दिया, पर फिर भी वो रिकी को घूरता रहा, जैसे कि वो रिकी के उधर आने पर एकदम खुश नहीं है। इसलिए रिकी को वास्तव में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और उसी समय स्कॉट रिकी को शॉन के बगल में बैठने के लिए कैंप फायर के करीब ले जाने लगा और कहा कि आप जानते हैं, शॉन एक अच्छा कुक है, तो वो हमारे लिए इस मछली को पकाएगा। ये बहुत अच्छा होने वाला है। और रिकी को एक सीट लेने के लिए कहा। रिकी इस बात से नाराज था कि स्कॉट वास्तव में उसे रहने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन रिकी रूड नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने शॉन के बगल में एक सीट ले ली, जो निश्चित रूप से रिकी के बगल में बैठने के लिए उत्साहित नहीं था। स्कॉट शॉन के पास गया और उसने और रिकी ने जो भी मछली पकड़ी थी उसे सौंप दिया, ताकि शॉन उन्हें पकाने के लिए तैयार करना शुरू कर सके। और फिर जब रिकी अभी भी शॉन के ठीक बगल में बैठा हुआ था, तभी स्कॉट कैंप फायर से दूर अपने ट्रक तक चला गया, जो शॉन की जीप के ठीक बगल में खड़ा था, और एक रेडियो चालू किया और देशी संगीत बजाना शुरू कर दिया। रिकी ने जब ये म्यूजिक सुना, वो म्यूजिक के साथ रिलेट नहीं कर पाया और उन्हें उधर बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो पर इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही उधर से चले जाने की कोशिश की, क्योंकि उसे और उसका कुत्ते को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्हें वो मछली खानी ही थी। कुछ देर बाद स्कॉट ट्रक से वापस आकर शॉन के पास एक सीट पर बैठ गया और फिर उन्होंने मछली की हड्डी निकालना शुरू कर दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब भी रिकी बस वहीं बैठा रह गया, कुछ नहीं करते हुए। और फिर उसने धीरे धीरे पूछा, क्या आप मुझे एक चाकू दे सकते हैं ताकि मैं भी कुछ हेल्प करूं? लेकिन शॉन और स्कॉट ने उसे हाथ हिलाकर कहा, फिक्र न करो, हम देख लेंगे। इसलिए रिकी बस वहीं बैठा रह गया, नर्वसनेस के साथ। स्कॉट और शॉन ने आखिरकार सभी मछलियों को डिबोन कर दिया और उन्होंने अपनी चाकू वापस रख दी और आग पर मछलियां पकाने लग गए। अचानक रिकी को ऐसा लगा कि माहौल थोड़ा बदल गया है। कम से कम अब दोनों आदमी हथियारों के साथ खेलना बंद कर चुके थे। इसलिए रिकी ने थोड़ी बातचीत करना शुरू कर दिया, ये उम्मीद से कि टेंशन थोड़ा कम हो। और इसलिए रिकी ने दोनों को एपलेचियन ट्रेल के बारे में बताया और बताया कि उन्हें इधर आना कितना अच्छा लगता है और कैसे वो अपने कुत्ते के साथ
हर बार कई हफ्तों के लिए यहां आता था। रिकी ने दोनों को बताया कि आप जानते हैं, कभी कभी उन्हें जंगल में ज्यादा घर जैसा महसूस होता है। ये लगभग ऐसा होता है कि प्रकृति में रहना रिकी के लिए एक धार्मिक अनुभव होता है, और वो जब कभी कभी प्रकृति में रहता है तो वो ध्यान धारण करता है और प्रे के साथ साथ कुछ मंत्रणा भी करता है, जैसे किसी रिचुअल का हिस्सा हो। अर्थात वो सचमुच मां प्रकृति के साथ समान होने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे रिकी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में शॉन और स्कॉट को बताते जा रहे थे, उन्हें लगा कि ये दोनों आदमी निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं और कहानी में सही पॉइंट पर सहमति दे रहे हैं। लेकिन वही समय रिकी को यह भी लगा कि ये दोनों आदमी भी कुछ ऐसे ही उसे देख रहे हैं जैसे रिकी कुछ अजीब है, पर कहना नहीं चाह रहे थे। और इसलिए रिकी को अचानक खुद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है इन दोनों लोगों के साथ इतना ओपन अप होने पर, जो फिर से ऐसा लगता है कि वो उसे ठीक से नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन भाग्यशाली तौर पर उस समय मछलियां तैयार थीं और वो लोग बस चुपचाप वहां बैठ के खाना खाने लगे। जब वो खत्म हुआ तब करीब 8 बज रहे थे रात के, और बाहर काफी अंधेरा था और रिकी जाने के लिए तैयार था। आप जानते हैं, वो यहां बहुत बेचैन महसूस कर रहा था, और इसलिए अपनी प्लेट और उसके सिल्वरवेयर को नीचे रखने के बाद और शॉन और स्कॉट को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद कहने के बाद उसने तुरंत उठकर अपने कुत्ते को पकड़ा और उसने अपने कैंप साइट की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही रिकी और उसके कुत्ते ने इस कैंप साइट से लगभग 10 या 15 फीट दूर चले, उसी समय दो चीजें एक के बाद एक घटित हुईं। पहली, रिकी अचानक रुक गया और पीछे मुड़ के कैंप साइट की ओर देखा, और दूसरी, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ा, वहां एक विशालकाय धमाका हुआ, जैसे छोटा सा विस्फोट का ध्वनि पूरा जंगल में गूंज रहा था। लगभग 30 मिनट बाद, और रिकी, शॉन और स्कॉट के वहां से लगभग 4 मील दूर वहां 2 महिलाएं थीं जो अपने घर में खाना खा रही थीं। तभी उनके सामने के दरवाजे पर जोर जोर से बैंगिंग सुनाई दिया। ये महिलाएं बहुत ही सुनसान जगह में रहती हैं, इसलिए वे बहुत चिंतित थीं। तो एक ने जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन की तरफ भागा, जबकि दूसरी बहुत ही सावधानी से घर के सामने की ओर बढ़ी और वे खिड़की से पहले बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बाहर नहीं देख सके। इसीलिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि तब भी दरवाजे पे बैंगिंग हो रही थी, और दरवाजा खोला और जो उसने देखा वही उसे हैरान कर दिया। उसके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो खून से पूरी तरह से लिपटा हुआ था, जैसे कि उसने खून के टैंक में पूरी तरह से डुबकी लगाया हो। मतलब वो पूरा लाल था, और उस आदमी ने अपने गले पर हाथ रखा था, और वह महिला जो दरवाजा खोली थी, उसने उसे देखा और उसने देखा कि उसके गले से खून बहे जा रहा था। यह आदमी स्पष्ट रूप से बहुत बुरी हालत में था। वो देखने के बाद उस महिला ने चिल्लाकर दूसरी महिला को कहा, कृपया 911 को कॉल करो और कहो हमारे यहां कोई मर रहा है। और इसलिए उसने 911 कॉल करना शुरू किया। फिर दरवाजे पर खड़ा आदमी बस यही कहा, कृपया मदद करें, और फिर उसने कुछ डिज्मल क्रीक के बारे में कहा और उधर गिर गया। इस महिला के लिए ये इतना चौंकाने वाला था कि वो बस वहीं खड़ी रह गई, देख रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर उसने सामने देखा, और उसने देखा कि उसके घर के सामने सड़क पर एक जीप थी जो अभी तक वो नोटिस नहीं की थी। तो या तो ये आदमी को उस जीप ने टक्कर मारा होगा, या फिर वो कहीं पर एक्सीडेंट किया होगा। लेकिन जब तक वो इन्वेस्टिगेट कर सकती, एक एम्बुलेंस और कुछ पुलिस गाड़ियां आकर्षित होकर उसके घर के सामने पार्क हो गई। फिर मेडिक्स निकले, उन्होंने ऊपर दौड़ा और उन्होंने इंजर्ड आदमी को पकड़ लिया और उसे एम्बुलेंस में डाल दिया और उसे जल्दी से उधर से ले जाया गया। उसी बीच घर से थोड़ी दूर पुलिस अधिकारी डिस्मल क्रीक की ओर रफ्तार से बढ़ रहे थे, क्योंकि जब महिलाएं 911 को कॉल किया था, उन्होंने कहा, आप जानते हैं, इंजर्ड आदमी ने डिस्मल क्रीक के बारे में कुछ कहा, लेकिन उन्हें ये क्या है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, और इसलिए वो आदमी क्या कह रहे हैं ये समझने की कोशिश करने का बजाय पुलिस ने मूल रूप से कहा, चलो डिस्मल क्रीक की ओर जाते हैं और जानते हैं क्यों कोई उस जगह को छोड़ के अचानक इस घर के सामने खून से लथपथ होकर पहुंचता है। लेकिन जब पुलिस इस विंडिंग माउंटेन रोड पर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक ट्रक को सड़क पर देखा जो सीधे उनकी ओर आ रहा था। ट्रक ने पहले ब्रेक मारा और कोशिश की कि वे पुलिस कारों के रास्ते से बाहर निकल जाएं, और रुक गई।
लेकिन जब यह ट्रक जस्ट रुका ही था, तभी ट्रक के ड्राइवर ने फिर से अचानक एक्सेलरेटर दबाई और वे सड़क के किनारे पर बिना किसी को देखे मुड़ गई और एक खाई में जाके गिरी। पुलिस अधिकारी ने सब देखा और वे समझ नहीं पाए कि ड्राइवर ने रुकने के बाद फिर से एक्सेलरेटर क्यों दबाई और सड़क से बाहर जाने का काम क्यों किया। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर टकराना चाह रहा था और जानबूझकर एक्सीडेंट किया था। और इसीलिए पुलिस वे अपनी कार से निकले और ट्रक के पास अपनी बंदूकें खींची धीरे धीरे बढ़े। फिर जब वे ट्रक में झांके तो उन्होंने देखा कि वहां एक ही यात्री था और वो था ड्राइवर, और वो किसी तरह से अभी भी जिंदा था। इसीलिए पुलिस ने उसे ट्रक से बाहर निकाला और एक एम्बुलेंस को कॉल किया। लेकिन वास्तव में उन्होंने एक ऑफिसर को एम्बुलेंस के साथ उनके सहायता के लिए भेजा, क्योंकि पुलिस को इस ट्रक ड्राइवर पर काफी संदेह था। क्योंकि याद रखें, वे उस सड़क पर डिस्मल क्रीक तक पहुंचने के लिए जा रहे थे जहां ऐसा कुछ हुआ था जिससे दूसरे आदमी को रात के बीच किसी के दरवाजे पर खून से लिपटे हुए देखा गया था। और अब उनके पास ये ट्रक ड्राइवर था जो भी ऐसा लग रहा था कि डिस्मल क्रीक से दूर भागने का कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब है, ट्रक दुर्घटना और खूनी आदमी के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, लेकिन पुलिस को संदेह था कि वे एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारी को भी अस्पताल भेज दिया। ट्रक दुर्घटना के लगभग 30 मिनट बाद पुलिस घटना स्थल को छोड़ दिया और डिस्मल क्रीक की ओर आगे का सफर जारी रखा। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, पुलिस पूरे लोकेशन में फैल गए और कुछ भी सुराग ढूंढने लगे, कुछ भी किसी भी संकेत को जो इसे समझाए कि यहां क्या हुआ है, अगर सही में कुछ भी डिस्मल क्रीक में हुआ हो तो। पर काफी जल्दी पुलिस को वास्तव में कुछ अद्वितीय मिल गया। डिस्मल क्रीक के केंद्र में उन्होंने एक कैंप साइट पाई, लेकिन ये वो कैंप साइट नहीं थी जहां शॉन और स्कॉट ठहर रहे थे, जहां रिकी ने खाना खाया था और उनके साथ रात का खाना बांटा था। यह एक अलग कैंप साइट थी और इस दूसरी कैंप साइट की जांच के बाद ही पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी यहां ठहरा हुआ था वो एक मानसिक अस्थिर और संभावित ही खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। ऐसा सोचने का कारण, कैंप साइट बहुत ही सरल थी, बस एक टेंट और एक कैंप फायर था। लेकिन जब पुलिस ने टेंट का कपड़ा उठाया और अंदर झांका तो उन्होंने एक बैग खोजा जिसमें 30 चाकू थे। साथ ही पुलिस स्कैनर भी था जो पुलिस रेडियो चैटर को पकड़ने में काम आता था, ताकि आप एक स्कैनर सुन सकें और आपके सराउंडिंग में पुलिस क्या कर रही है इसे पता कर सकें। कुछ अजीब तरह के कपड़े भी थे, कुछ बच्चों के लिए, कुछ वयस्कों के लिए, कुछ पुरुषों के लिए और कुछ महिलाओं के लिए। बहुत सारे चश्मे इधर उधर पड़े हुए थे और 8 महिलाओं के अंडरवियर भी थे। और फिर टेंट के अंदर एक अपलाचियन ट्रेल का एक नक्शा भी मिला और इस नक्शे में जगह जगह पर सर्कल किया गया हुआ था। लेकिन इन सर्कल्स का क्या मतलब था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उनमें से एक जगह जो सर्कल की गई थी वह डिस्मल क्रीक था और नक्शे के बगल में एक रेडियो भी था। और जब पुलिस ने रेडियो में बस प्ले बटन दबाया, तुरंत ही वो जो चीज सुने वो उनको पूरी तरह से डरा दिया, क्योंकि टेप की ध्वनि कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कोई शैतानी विधि हो। ये बेसिकली एक आदमी की आवाज थी जो बस कुछ हुआ जुआ कर रहा था और बार बार चिल्ला रहा था। लेकिन उस टेंट में सबसे अधिक आश्चर्यजनक चीज थी एक पेपर। यह पेपर एक बर्थ सर्टिफिकेट था और बर्थ सर्टिफिकेट पर जिसका नाम था उसे लगभग सभी पुलिस जानता था। और वास्तव में सिर्फ पुलिस ही नहीं, अपैलेचियन ट्रेल के आसपास रहने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग इस नाम को जानते थे। बर्थ सर्टिफिकेट पर जो नाम था वो आप कह सकते हैं उस रात घटने वाले सभी घटनाओं को जोड़ने का एक चाबी थी। जब रिकी शॉन और स्कॉट के कैंप फायर से वापस आ रहा था, उधर वो एक्सप्लोजन से लेके उस घर में वो खून से लथपथ आदमी तक सभी घटनाओं को इस अकेले व्यक्ति के माध्यम से जोड़ा गया था। कुछ घंटे पहले जब रिकी शॉन और स्कॉट के कैंप फायर से उठकर अपने कैंप बेस पे जा रहे थे और थोड़ा दूर चलने के बाद एक एक्सप्लोजन हुआ था, उस समय रिकी पीछे मुड़ा था शॉन और स्कॉट के कैंप फायर की तरफ। तो कहानी के उस बिंदु पर जब रिकी, जो अब शिविर की ओर देख रहा है, और शॉन और स्कॉट को देख रहा है, वह देख सकता है कि उन दोनों ने भी उस ध्वनि को सुना है और वे अब अपने चेहरों पर पूरी तरह से भयभीत और आतंक के नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन फिर रिकी ने देखा कि शॉन अपने चेहरे को छू रहा था और उसने अपने चेहरे के सामने अपना हाथ बाहर किया,
और वह लाल हो गया था क्योंकि शॉन के चेहरे में गोली लग गई थी। क्योंकि वह जो धमाका था वो और कुछ नहीं, रिकी ने शॉन पर गोली चलाई थी। और जब शॉन और स्कॉट शॉक में एक दूसरे को देख रहे थे, तभी रिकी, जो अब भी पेड़ के किनारे था, आग की ओर चलना शुरू किया। तो शॉन जब रिकी को शिविर की ओर आते हुए देखता है, वो खड़ा हो जाता है, पर तभी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन स्कॉट, जो चोट नहीं खाया है, उठता है और शिविर से दूर दौड़ने लगता है। तो रिकी अपना ध्यान स्कॉट की ओर मोड़ता है और उसको गोली मारता है, और वो सीधे गले में और पीठ में हिट करता है। लेकिन किसी तरह से स्कॉट इन भयानक घावों के बावजूद भी दौड़ना जारी रखता है और जंगल में गायब हो जाता है। और फिर रिकी फिर से शॉन की ओर मुड़ता है, जो जमीन पर लेटा था और कहीं जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर गोली लग गई थी। और रिकी बस अपना बंदूक ऊपर उठाता है और शॉन को सीधे छाती में गोली मार देता है। लेकिन तभी एक अद्भुत चीज होता है। शॉन इस दूसरी बार गोली खाने के बाद इसने जो एक अत्यधिक एड्रेनलिन रश बनाया था, जिसके कारण वह अपने पैरों पर कूद गया और रिकी के सामने वो उसके जीप की ओर दौड़ा और अंदर चढ़ गया। फिर जीप को चालू किया और जितनी तेजी से हो सके उधर से निकल गया। और थोड़ी दूर कैंपफायर से जाने के बाद शॉन एक कॉर्नर के पास आके लेफ्ट टर्न लिया और सीधा देखा। तब शॉन को अपना दोस्त स्कॉट दिखा, जो जंगल से बहुत बुरी हालत में दौड़ते दौड़ते किसी तरह रोड पे पहुंचा। तो शॉन गाड़ी को थोड़ा स्लो किया और स्कॉट जैसे तैसे उसमें चढ़ गया, दरवाजा बंद किया और फिर चल पड़े निकटतम सहायता के तलाश में, और एक घर के पास आके रुका, जो वही घर था जहां वे 2 महिलाएं रहती थीं। तो उस समय स्कॉट को दिखाई देता है जैसे कि वह खून में बहा हुआ लगता है, जो महिलाओं के दरवाजे पर खटखटा रहा था। शॉन सड़क पर जीप में थे, क्योंकि उसका बाहर निकलकर दरवाजे तक आने का भी हाल नहीं था। लेकिन जब एम्बुलेंस और पुलिस पहुंची तो उन्होंने दरवाजे पर स्कॉट को ही केवल नहीं बल्कि शॉन को भी जीप में पाया और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब आपको याद होगा, जब पुलिस डिस्मल क्रीक की तरफ जा रहा था, उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसका इन्वेस्टिगेशन करने पर उस ट्रक के ड्राइवर का नाम पुलिस को पता चला और वो और कोई नहीं, रिकी विलियम्स था। हालांकि वो उसका असली नाम नहीं था। वहां कोई रिकी विलियम्स था ही नहीं, वो नाम बस उसने इस्तेमाल किया था। उसका असली नाम, जो कि पुलिस ने उस कैंपसाइट में खोजा, उस टेंट में बर्थ सर्टिफिकेट पर था, वह था रैंडल ली स्मिथ। ये वही बेखौफ रैंडल ली स्मिथ है जिसने 1981 में डिस्मल क्रीक से थोड़ी दूर 2 हाइकर्स की हत्या की थी। वो मर्डर 1981 में हुई थी और रैंडल को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसे 1996 में अच्छे व्यवहार के लिए 15 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद के 10 सालों तक रैंडल अपनी मां के साथ रहता था और वो नियमों का पालन भी करता था। लेकिन 2008 में उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं बचे थे, तो उसने अपनी चीजों को पैक किया, अपने कुत्ते को लिया और एपलेचियन ट्रेल पर निकल गया। 2008 के 6 मई को जब शॉन और स्कॉट मछली पकड़ने डिस्मल क्रीक में पहुंचे, तो रैंडल उनका इंतजार कर रहा था। किसी को भी नहीं पता कि रैंडल ने 1981 में उन 2 हाइकर्स की हत्या क्यों की थी, या 2008 में शॉन और स्कॉट को क्यों लक्ष्य बनाया था। हमें सिर्फ यही पता है कि रैंडल ली स्मिथ मानसिक रूप से बहुत अस्थिर थे और एपलेचियन ट्रेल को अपना पवित्र स्थान मानते थे। वो उनका घर और उनके सबसे पसंदीदा जगह जैसा था। तो शायद उन्होंने महसूस किया कि शॉन और स्कॉट ने एपलेचियन ट्रेल को किसी रूप में डिसरिस्पेक्ट किया हो, और इसी वजह से वह उन पर हमला करने के लिए पर्याप्त था। अब हम जानते हैं कि शॉन और स्कॉट ने रैंडल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से शॉन और स्कॉट इस हमले से बच गए थे। उन्होंने कहा कि जब वो रैंडल को देखा तो उन्हें उसके लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक था जिसका खुद का घर नहीं है, और इसलिए वो एपलेचियन ट्रेल पर जंगल में ही रह रहा है। और क्योंकि रैंडल एक छोटे बुजुर्ग आदमी थे और शॉन और स्कॉट, जो आप जानते हैं, बहुत बड़े और प्रभावशाली थे, उन्हें इस आदमी से कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। डिस्मल क्रीक के चारों ओर किसी अजीब कैंपसाइट पर पुलिस ने जो छुरियां और जन्म प्रमाण पत्र समेत सभी वस्तुओं को पाया, वो रैंडल की कैंपसाइट थी। और फिर वो सभी वस्तुएं जो उसके शिविर में पाई गई थीं, विभिन्न कपड़े, चश्मे और महिलाओं का अंडरवियर, माना जाता है
कि वो रैंडल के अन्य विक्टिम्स के हो सकते हैं। हालांकि जब पुलिस ने उन सभी वस्तुओं से डीएनए सैंपल्स लिए, जैसे कपड़े, अंडरवियर और चश्मे, तो वो डीएनए सैंपल्स किसी भी लापता व्यक्तियों या हत्या की विक्टिम्स के साथ मेल नहीं खाते थे पुलिस के डेटाबेस में। फिर भी पुलिस ने उन सभी जगहों पर गए जो उस मैप पर सर्कल किए गए थे और जिसका अंदर डिज्मल क्रीक को छोड़कर सभी अन्य स्थानों पर कुछ और नहीं पाया। तो सच क्या है, वो केवल रैंडल को ही पता है, जिसका मतलब है हम कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बस 4 दिन उस ट्रक एक्सीडेंट के बाद रैंडल का मौत पुलिस की हिरासत में हो गया था। और उन 4 दिनों में जब रैंडल को हिरासत में रखा गया था तो उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वहां कोई अन्य विक्टिम थे। आज शॉन के सिर और छाती में एक गोली है और स्कॉट के गले और पीठ पर बड़ा निशान है, लेकिन दोनों आदमी सही मायने में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं, नियमित रूप से बात करें, और वे अब भी बार बार डिज्मल क्रीक जाते हैं कैंपिंग और मछली पकड़ने के लिए। अगर आप पूरा अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।